हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेशम क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। इनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर अच्छी तरीके से याद कर लें। और इस वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर के अंक विभाजन भी बताऊँगा और उसके आधार पर जो प्रश्न है उसको समझाने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहले मैं आप लोगों को अंक विभाजन समझा देता हूँ। इस चैप्टर नंबर 1 में जो है अंक का विभाजन इस प्रकार है कि आपको एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, एक प्रश्न आपको रिक्त स्थान का मिलेगा, एक प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। इस तरीके से आपके इस चैप्टर में से कुल 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। इनके अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधा नंबर का होगा तो आधा अंक मिलेगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न आधा अंक का होगा तो आधा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो अभी हम इसमें आपको बताएंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं और उनका आंसर भी। तो देखते जाएं आप इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इससे अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को कितना कर दे, 3 गुना कर दिया जाए, तब आवेशों के मध्य बल क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। अगर दूरी के बारे में अगर आपसे कहे तो बल क्या होगा, हम जानते हैं कि बल जो बल होता है F कूलाम बल, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो दूरी को अगर आपने 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना कर दिया तो इसका मतलब नई दूरी जो r डैश हो जाएगी वो पहले वाले की 3r हो जाएगी। तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और r स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बल होगा, बल जो होगा वो F/9 हो जाएगा, यानी पहले वाले बल का 1/9 गुना। यानी इसका आंसर ये भी हो सकता है कि 1/9 गुना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा, क्योंकि दूरी के वर्ग है। तो 3 गुना दे दिया तो 3 का वर्ग कर दो, तो भाग लग रहा है, तो इसका मतलब आपको भाग लगाना है। अगर 4 गुना बोले तो 4 का वर्ग यानी 16, तो 16 का भाग लगाना है F के अंदर। ये छोटा सा तरीका है, इसको अपन बड़े तरीके से हल करके बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अगर 3 गुना बोला है तो 3 का वर्ग होगा तो 9 का भाग, 4 गुना बोले तो 4 का वर्ग यानी 16, 1/16 गुना, सॉरी 1/16 गुना बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 3 गुना करने पर F/9 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पर। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेशों वाले 2 द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव में एक तो प्लस Q होता है और एक माइनस का Q होता है। तो इसका मतलब संपूर्ण आवेश कितना हो जाता है, 0। और घन के अंदर रखे हुए हैं, घन के अंदर, चाहे घन के अंदर रखे हुए हैं चाहे कोई सी भी आकृति के अंदर अगर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ रहता है तो निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 ही आता है, ये ध्यान रखना आप। तो अगर घन बोले, कोई सी भी आकृति बोले, अगर उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसका निर्गत कुल फ्लक्स जो आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का आवेश और प्रोटॉन का मतलब प्लस का आवेश। तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P = Q.2a, ये सूत्र होता है। तो Q आपको कोई सा भी एक आवेश लेना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान फिक्स होता है, और वो फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻−19, 10⁻−19 होता है। दूरी कितनी दे रखी है, 2a जो है वो कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे कितना, 10⁻−10, 10⁻−10 करेंगे तो 10⁻−19 और -10 करेंगे तो माइनस का 29 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 1.6 गुणा 10⁻−19 और मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम गुणा मीटर हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर जो होगा वो 1.6 गुणा 10⁻−29 कूलाम गुणा मीटर होगा। ऐसा ही आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि HCl अणु दे दे आपको, जैसे HCl अणु दे दे, थोड़ा मार्कर की साइज को थोड़ा कम कर देते हैं। HCl अणु दे दे आपको, तो HCl में वही 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी दे दे, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी दे दे, तो उसका आंसर भी सेम यही होने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पे ऑप्शन पहला दे रखा है न्यूटन बटा कूलाम, दूसरा दे रखा है जूल बटा कूलाम, तीसरा दे रखा है वोल्ट गुणा मीटर और चौथा दे रखा है न्यूटन बटा मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसके लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, E बराबर क्यू बटा एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू। एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन बटा कूलाम इसका सही मात्रक होगा। एक अन्य मात्रक और होता है इसका, एक अन्य मात्रक और होता है और वो होता है वोल्ट बटा मीटर। ऑप्शन में ध्यान रखना वोल्ट गुणा मीटर दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर वोल्ट बटा मीटर होता तो ये जरूर हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन कवर करें, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। तो 2 आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रखने का मतलब है कि परावैद्युतांक रख दिया एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निर्वात में बल बटा माध्यम में बल। तो माध्यम में बल हमें पता लगाना है, तो माध्यम में बल हो जाता है निर्वात में बल बटा एप्सिलॉन आर। तो आप ये बताओ जब अपन एप्सिलॉन आर का भाग लगाएंगे, क्योंकि कांच की प्लेट रख दी तो उसका कोई ना कोई परावैद्युतांक होगा, अगर इसको रख दिया तो एप्सिलॉन आर का भाग लगाएंगे एफ नोट के अंदर, तो माध्यम में जो बल आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से क्या कार्य करेगा। तो देखो इसके लिए आपको मैं चित्र बता देता हूँ कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र ये है, अगर इसके अंदर अपन विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करता है, एक बल इधर एक बल इधर, तो एक बलयुग्म कार्य करता है, तो बलयुग्म कार्य करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, बलागुण। तो केवल बलागुण होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका, केवल बलागुण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर, ध्यान देना, ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर आप किसी बुलबुले को ऋणावेशित करोगे तो क्या होगा, इसकी त्रिज्या जो होगी वो बढ़ेगी। त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ऋणावेशित होने का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, आवेशों को ग्रहण करता जा रहा है, ग्रहण करता जाएगा तो इसकी साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो त्रिज्या क्या होती है, इसकी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर, वर्ग है ध्यान रखना, वर्ग है, और वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है। कैसे आवेश स्थित है, सजातीय आवेश। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र अगर E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये देखो मैंने वर्ग बना दिया, ये वर्ग है, और वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E। यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र E है, सॉरी गलत बोल दिया, वर्ग के किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है, V है, तो वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के आवेश है। जैसे यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, तो क्या होगा, ये प्लस क्यू का आवेश इधर बल लगाएगा और ये प्लस क्यू का आवेश इधर बल लगाएगा। दोनों क्या हो गए, ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गए। आवेश का परिमाण समान है तो ये बल का परिमाण भी समान होगा। विपरीत दिशा में लग रहा है तो ये लाइन का भी निरस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये इधर लगाएगा और यानी ये ऊपर वाला इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो निरस्त हो जाएंगे तो वर्ग के चारों कोनों पर अगर समान परिमाण के सजातीय आवेश अगर स्थित होते हैं तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। ध्यान देना, कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, अगर वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं तो। ठीक है, ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नोट है। तो गोले की त्रिज्या आधी करने पर, गोले की त्रिज्या कितनी कर दी, आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा, कैसे, पहले से 4 गुना, पहले से 1/4, पहले से आधा, या अपरिवर्तित रहेगा। बस इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कहा गया है कि आधी कर दी वो कर दी। जिसको कंसेप्ट पता है गाउस के नियम का तो वो आराम से कर सकता है। देखो अगर गोला है और गोले के अंदर अगर Q आवेश है और इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स जो है वो Q बटा एप्सिलॉन नोट है। अगर आप गोले को अगर आप छोटा भी कर दोगे तो उसके अंदर आवेश तो Q है ना, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो केवल आवेश पर निर्भर करता है,
ना कि उसकी आकृति पर। तो आकृति पर निर्भर करता ही नहीं है, तो चाहे त्रिज्या आदि कर दो चाहे कुछ भी कर दो, वो कोई परिवर्तन नहीं आएगा विद्युत फ्लक्स के अंदर, तो ये अपरिवर्तित रहता है। अगर गोले में आवेश अगर Q स्थित है, विद्युत फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो आधा कर देंगे तो आवेश तो उसके अंदर Q ही रहेगा ना, क्योंकि निर्गत विद्युत फ्लक्स आवेश पर निर्भर करता है, तो अपरिवर्तित आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? अपरिवर्तित। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक गोले पर -50 ई आवेश है तथा दूसरे गोले पर +20 ई आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा? तो देखिए, एक आवेश है -50 ई का, और दूसरे गोले, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, ये +20 ई का। अगर आपने इसको टच करा दिया तो ये दोनों, ये आवेश इसके अंदर जाएगा और ये आवेश इसके अंदर जाएगा, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश हो जाएगा सिग्मा Q, -50 और +20, तो ये हो जाएगा -30 Q। फिर आप अगर इनको अलग करोगे, क्योंकि एक ही गोला बन गया, फिर आप इनको अलग करोगे तो ये आवेश क्या हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो आधे आधे हो जाएंगे तो इसका आंसर आएगा -15 ई। ध्यान देना, इसमें +15 ई भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का, तो इसका आंसर क्या होगा? -15 ई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा -15 ई होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी? विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी? तो विद्युत फ्लक्स की विमा के लिए आपको ये वाला सूत्र आना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये सूत्र आना चाहिए। इसके आधार पर आप विद्युत फ्लक्स की विमा निकाल सकते हो। तो E मतलब विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसके आधार पर आप पहले बल की विमा लिखोगे, M1 L1 T-2 ये लिखोगे, गुणा मीटर स्क्वायर दे रखा है तो L स्क्वायर लिखोगे, कूलाम दे रखा है तो AT लिखोगे। तब आप यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ सकते हो कि M1 आना चाहिए, और 2 ये रहा, अरे 1 ये रहा, तो L की घात 3 आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आ रहा है, और T की घात इसमें कितना आना चाहिए? तो ये देखो यहाँ पे -2 है, और T अगर ऊपर जा रहा है तो -3 हो जाएगा, T की घात -3, और ए भी ऊपर जाएगा तो A की घात -1। तो इसका विद्युत फ्लक्स की विमा जो होगी वो ये होगी। मैं आपको फटाफट से इसका तरीका बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप इसका आंसर पता लगा सकते हो। तो विद्युत फ्लक्स की विमा जो होगी M1 L3 T-3 A-1 होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में 2 बिंदु आवेश है Q1 Q2 के मध्य लगे कुलाम बल K Q1 Q2 बटा R² है। प्रयुक्त K का SI पद्धति में मान कितना होगा? आपको तो ये देखो, ये बस केवल कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी लाइन दी है। ये जो K है इसका मान बताना है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, K जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन लिखते हैं, और K का जो मान आता है वो आता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक विशेष तौर पे ध्यान देना, देखो 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात -9 दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 9 गुणा 10 की घात 9 होगा, ये हो सकता है, 9 गुणा 10 की घात 9 ये हो सकता है, और 9 गुणा 10 की घात -9 ये भी नहीं होगा। तो हमें इन दोनों में से पता लगाना है, अब मात्रक की बात आती है, तो मात्रक जो आता है वो आता है K का मात्रक आता है, अगर अपन F के मात्रक की बात करें तो न्यूटन, R² इधर गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 आएगा तो कुलाम का स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर, तो ये नहीं होगा, ये इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो B होगा। कौन सा होगा? B इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आप फटाफट से इसका आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर ये होगा, मैं आपको स्पीडली बता रहा हूँ, इससे आप एग्जाम में भी आराम से फटाफट से इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो अपन यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत Q बराबर N लगाते हैं, तो N बराबर होता है Q बटा E। तो Q का मान 1 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, भाग लगाएंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 6.25 गुणा 10 की घात 18, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो टो बराबर जो होता है वो P sin थीटा होता है। अगर sin थीटा को हटाते हैं तो क्रॉस आएगा यहाँ पे, तो इसको अपन लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो देखो समतल चादर के कारण जो आता है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट आता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ये 2023 में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट
मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता भी बोल सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट देखिए कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12। देखो इसमें भी दे रखा है -12 और इसमें भी दे रखा है। अब कन्फ्यूजन आपको यही है कि मात्रक कौन सा आएगा। तो मात्रक जो होता है वो जस्ट के मात्रक का उल्टा होता है, के का जो मात्रक होता है उसका उल्टा होता है। तो के का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, तो इसका जस्ट उल्टा जो होगा वो ये होगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, मुक्त आकाश। तो कंफ्यूज मत होना, मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पूछा है, ऑप्शन चेक करना, पूरा मान और मात्रक भी आपको चेक करना है। तो देखिए ये मात्रक जो है ये नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होने वाला, मात्रक ये है तो इसका आंसर ये होगा 8.854 गुणा 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम होता है। तो परावैद्युत माध्यम में आपको गाउस का नियम बताना है, तो आप इसे याद कर लो। परावैद्युत माध्यम में जो गाउस का नियम होता है उसमें अपन क्या करते हैं, कैसे गुणा कर देते हैं। तो जो क्लोज इंटीग्रल के ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, के आ जाता है यहाँ पे। यहाँ अगर परावैद्युत माध्यम के लिए अगर के लिखा हुआ नहीं है तो एप्सिलॉन आर है, तो ये सूत्र ऐसे भी बन जाएगा, एप्सिलॉन आर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर ये भी बन सकता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये भी बन सकता है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम जो होता है वो ये होता है। अभी आप केवल याद रखो, क्योंकि डेरिवेशन करने बैठूंगा बड़ा हो जाएगा, आपको याद रखना है कि परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम जो होता है वो ये होता है। नेक्स्ट इसके बाद में है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई और दूरी पर निर्भर करता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसके दो सूत्र होते हैं, एक होता है अक्ष पर, वो होता है 2kp/r³, और एक होता है यहाँ पे निरक्ष पर वो होता है kp/r³। तो दूरी में देखो क्या संबंध आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का, यानी ई व्युत्क्रमानुपाती होगा r³ के, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा इससे दूरी r के बीच में निम्न में से ग्राफ सही है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है ई बराबर kq/r²। तो दूरी में संबंध है, ई जो है व्युत्क्रमानुपाती r² के, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए जो ग्राफ आता है ये बी ऑप्शन वाला आएगा, इस तरीके से घटने वाला ग्राफ यही आता है। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है। तो एक क्वांटम आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ही पूछा है आपसे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻−19, ध्यान देना -19 होता है, ये होगा इसका सही आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, जिसका एक प्रश्न आने वाला है चैप्टर नंबर 1 से। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो है सजातीय आवेशों में क्या होता है। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q1 Q2 का मान अगर 0 से ज़्यादा हो तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। देखिए Q1 Q2 का अगर आप गुणनफल करते हो और उसका मान 0 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है Q1 भी प्लस का है और Q2 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या है, तो सजातीय प्रकृति होगी, तो इनमें प्रतिकर्षणात्मक बल कार्य करेगा। कौन सा करेगा, प्रतिकर्षणात्मक बल कार्य, उनके बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक होगी। कैसी होगी, प्रतिकर्षणात्मक होगी। तांबे के परावैद्युतांक का मान कितना होता है। देखो तांबा जो है एक प्रकार की धातु है, और धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। नाभिक पर आवेश यानी नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश कितना होता है, अपने को ये बताना है। तो देखो नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, तो इसका मतलब नाभिक पर आवेश का मतलब जितना प्रोटॉन पर आवेश होगा उतना ही होगा। तो प्रोटॉन कितने हैं, जितना परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक 7 है, तो नाभिक पर आवेश भी 7, और प्रोटॉन पर आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 7 ही नाभिक पर आवेश आएगा, 7 गुणा ई। ठीक है, 7 गुणा ई मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो 7 गुणा ई करेंगे। ई का मान आप रख के इसको हल भी कर सकते हो। नेक्स्ट है समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। समावेशित मतलब एक समान आवेशित एक खोखला गोला है, और खोखले गोले के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र जो रहता है वो 0 रहता है और विभव नियत रहता है। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना आएगा, 0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 0 आएगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। बिल्कुल सही बात है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के कौन से आवेश से कौन से आवेश की ओर होती है। तो ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत का मतलब माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्भर करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। किसी क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश पर, तो वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। किसी क्षेत्र है तो E बराबर F बटा क्यू नोट होता है। तो एकांक धनावेश हो गया तो E बराबर क्या हो गया, F। तो ये बल किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र। तो किसी क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर विद्युत क्षेत्र होगा। फिर नेक्स्ट रिक्त स्थान है, स्थिर आवेश के द्वारा खाली स्थान उत्पन्न होता है। तो स्थिर आवेश के द्वारा केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश से जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और इसके अलावा आप इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग भी लिख सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, आपको पहले बताया था विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, CO2 एक अध्रुवीय अणु है। CO2 कैसा है, एक अध्रुवीय अणु है और अध्रुवीय अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो भी शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट वर्ड जोड़ देते हैं अपन, तो ये स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरड और आपको पता होना चाहिए कि एक फेरड जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें ज़रूर और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण खालिस्तान तथा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो देखो, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कहाँ होती है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो होगी अंदर और एक केंद्र पर। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण खालिस्तान तथा खालिस्तान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो एक तो अंदर और एक केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण उसके अंदर और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की विमा कितनी होती है, हमें विद्युत क्षेत्र की विमा बतानी है। विद्युत क्षेत्र की विमा के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, E बराबर F बटा क्यू। तो F की विमा M1 L1 T-2 और Q की विमा AT। तो इसकी विमा हो जाएगी, आप A को ऊपर लेके जाओगे तो A की पावर -1, T को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये M1 L1 T-3 A-1 इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो एक नंबर 3 लघुरात्मक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। 3 नंबर वाला वो कौन सा आने वाला है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है एक प्रश्न आने वाला है 3 नंबर का, और मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% आपको इन्हीं में से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरीके से आप इसको याद कर ही लेना इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखिए लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल या अक्षीय दिशा पर, देखिए यहाँ पे विषुवतीय तल या अक्षीय दिशा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो विषुवतीय तल अगर आप, एक तो थी विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा बोलता तो आपको क्या करना था, निरक्ष वाला करना था, और अगर विषुवत तल बोले तो आपको अक्षीय दिशा वाला विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, और गाउस के नियम के अनुप्रयोग आपको अच्छे से पढ़ ही लेने हैं।
नेक्स्ट तीसरा जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन जो है भी, स्थिर वैद्युति के लिए गाउस का नियम लिखो। इस नियम से एक समरूपावेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो तीसरा क्वेश्चन जो है स्थिर गाउस के नियम से ही है। चौथा क्वेश्चन भी गाउस के नियम से ही है। गाउस के नियम की सहायता से समरूपावेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, जबकि प्रेक्षण बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, प्रेक्षण बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। तो ये बड़े प्रश्न है, इसको आप अपने नोट्सों से तैयार कर लें, नोट्सों से तैयार कर लें और अच्छी तरीके से इनको याद कर लें। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए मैं आपको 2-3 प्रश्न और बता रहा हूँ। तो आपको प्रश्न जो है एक और प्रश्न इसमें तैयार कर लेना है और वो प्रश्न है कूलाम बल के नियम को समझाइए। कूलाम बल के नियम को समझाइए, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। कूलाम बल के नियम को समझाइए। इसके अलावा एक और प्रश्न आप इसमें ऐड कर लो, इसमें सदिश निरूपण, कूलाम बल के नियम का जो सदिश निरूपण है, सदिश निरूपण है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसी में एक 3 नंबर में आप टॉपिक और ऐड कर लो, संबंध स्थापित करने वाले, संबंध कोई सा भी स्थापित करवा ले, जैसे प्राविद्युतांक में इनमें संबंध स्थापित करवा दे वो। तो इस तरीके से आपके लिए पहले चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बता दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अगर इनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पहले चैप्टर में से 3 नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से कंठस्थ तैयार कर लें, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है दूसरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूं। तो आप जो हैं नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करें मुझे, इस नंबर पर मैसेज करके आप मेरे पास पूरे चैप्टरों की PDF ले सकते हो, पूरे चैप्टरों की PDF ले सकते हो। 7014 580 959 इन नंबरों पर आप मेरे को मैसेज करें। आपको पूरे फर्स्ट बुक और वह सेकंड बुक इनकी PDF मिल जाएगी, आपको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।